गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चलो अच्छी बात है कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहें और अपना अध्यापन कार्य जारी रखें। आइए इस लेक्चर में अपन आज चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 84। कौन सा है? 84 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व 83 नंबर के लेक्चर में अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? प्रसिद्ध चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में। किसके बारे में? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और चर्चा की थी अपन ने। इनका पूरा नाम कालपति गणपति सुब्रमण्यम है और इनके जन्म के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद में कला शिक्षा के ऊपर कि इन्होंने कौन कौन से स्थानों से यानी कौन कौन सी जगह या कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में इन्होंने कहाँ पर अध्यापन कार्य करवाया यानी कि अध्यापक के रूप में कहाँ पर नियुक्त हुए। उसके बाद में अपन ने चर्चा की इनकी कला यात्रा के बारे में। कला यात्रा में अपन ने पढ़ा था कि के.जी. सुब्रमण्यम ने बंगाल शैली के जो चित्रों की स्टाइल थी उसको अपनाया, अर्थात इसे बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में माना जाता है। उसके साथ में जल रंगों के साथ साथ में इन्होंने तेल रंगों में भी कार्य किया था। और चर्चा ये हुई थी कि इन्होंने कैनवास के स्थान पर एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का भी प्रयोग किया था। उसके बाद में 1969 यानी 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में गांधी दर्शन म्यूरल, एक बहुत बड़ा म्यूरल बन रहा था गांधी दर्शन, उसमें भी इन्होंने सहयोग किया था। और उसके बाद 1962 व 63 1963 में लखनऊ स्थित रविंद्रालय में जो रविंद्रालय की भारी दीवार है उस दीवार पर एक विशाल और एक प्रसिद्ध म्यूरल बनाया जा रहा था। उस प्रसिद्ध म्यूरल जिसका नाम था किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्या नाम था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्या नाम था? किंग ऑफ डार्क चैम्बर से वो म्यूरल बनाया जा रहा था। तो वो म्यूरल किसने तैयार किया? वो तैयार किया के.जी. सुब्रमण्यम ने। और ये जो म्यूरल है ये था 81 फीट लंबा था। कितना? इसकी जो लंबाई है ये कितनी थी? 81 फीट। कितनी थी? 81 फीट इसकी लंबाई थी। उसके बाद में 5 फीट ऊंचा था। ये लंबाई तो 81 फीट है और इसकी ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई थी इसकी 5 फीट। यानी कि ये जो म्यूरल है वो 81 बाई 5 फीट का था। 81 बाई 5 फीट का ये म्यूरल था। और इस म्यूरल को जब इन्होंने बनाया था तो इसमें जो टाइल्स होती है, टाइल्स कैसे, अब आपने देखा होगा रसोई के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होती है, बाथरूम के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होती है और अपने घर पे पूजा घर में भी टाइल्स लगी हुई होती है। इस प्रकार से जो टाइल्स होती है, अब वो टाइल्स की साइज कितनी होती है? देखो अलग अलग प्रकार की टाइल्स होती है, जैसे कि 6 इंच की, 8 इंच की, 10 इंच की, इस प्रकार से ये टाइल्स होती है। इन टाइलों को जोड़ जोड़ कर इसे 81 फीट लंबा म्यूरल बना दिया और उसकी चौड़ाई 5 फीट थी। माना जाता है कि इस म्यूरल को जो 81 फीट था, इस म्यूरल को बनाने के लिए टोटल 13,000 टाइलों का उपयोग किया गया था। कितनी टाइलों का? 13,000 टाइलों का प्रयोग किया गया था। दोबारा से सुनो एक बार कि सन 1962 और 63 में लखनऊ में स्थित रविंद्रालय के भारी हिस्से पर एक विशाल और एक प्रसिद्ध म्यूरल, विशाल यानी बड़ा और प्रसिद्ध जो फेमस हो गया था,
विशाल और प्रसिद्ध म्यूरल बनाया गया और इस म्यूरल का नाम दिया गया किंग ऑफ डार्क चैम्बर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। और इसे 81 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा बनाया गया, जो 13,000 टाइल्स का बना हुआ था। इसमें राजस्थान के एक क्राफ्टमैन थे जिनका नाम था ग्यारसी लाल वर्मा। इस ग्यारसी लाल वर्मा ने इन केजी सुब्रमण्यम का क्या किया था, सहयोग दिया था। उसके बाद चर्चा हुई थी कि केजी सुब्रमण्यम पश्चिम के आधुनिक कलाकारों, पश्चिम के आधुनिक कलाकार कौन कौन से, एक तो ब्राक तथा मातिस, ब्राक और मातिस, ब्राक और मातिस दोनों से ये प्रभावित रहे थे। यानी पश्चिम के कलाकार थे ब्राक और मातिस, इन दोनों का प्रभाव किसके ऊपर रहा, केजी सुब्रमण्यम के ऊपर इन दोनों का प्रभाव रहा। यानी कि ये जिस स्टाइल में पेंटिंग बनाते थे उसी स्टाइल में केजी सुब्रमण्यम ने भी अपनी चित्रकारी में इनकी रूपरेखा, रंग विधान आदि को अपनाया था। दूसरी तरफ लोक कलाकारों व शिल्पियों से भी ये प्रभावित थे। दूसरी तरफ लोक कलाकार यानी जो फोक आर्ट बनाते हैं उन फोक आर्टिस्टों से भी, और उसके अलावा जो शिल्पी थे, शिल्प बनाते थे, मूर्ति शिल्प है, तो उन शिल्पियों से भी ये प्रभावित थे। अर्थात उन शिल्पियों को, उन लोक कलाकारों को कलाकारी करते हुए ये देखते थे और उनको अपने चित्रों के माध्यम से क्या करते थे, अपनाते थे। इसके बाद केजी सुब्रमण्यम शिक्षक के रूप में MS बड़ौदा विश्वविद्यालय में बहुत प्रसिद्ध रहे। यानी कि केजी सुब्रमण्यम ने MS विश्वविद्यालय, माधव स्वरूप विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बड़ौदा गुजरात में है, वहाँ पर फाइन आर्ट फैकल्टी में ये बहुत प्रसिद्ध रहे। यानी कि काफ़ी समय तक इन्होंने अपना अध्यापन कार्य करवाया था। कहाँ पर, MS विश्वविद्यालय, पूरा नाम है माधव स्वरूप विश्वविद्यालय। इसके साथ ही ये और कौन कौन सी विधाओं में पारंगत थे, तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए ये चित्रकार तो थे, क्या थे, चित्रकार। तो ये चित्रकार के साथ साथ और क्या थे, ये चित्रकार के साथ साथ मूर्ति शिल्पी भी थे। यानी कि मूर्ति शिल्पकार भी थे, साथ साथ मूर्ति शिल्पी भी थे, अर्थात मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार। इसके अलावा ये म्यूरलिस्ट भी थे। क्या थे, म्यूरलिस्ट, ये म्यूरलिस्ट भी थे। मैंने आपको बताया था कि 13,000 टाइल्स को लेकर इन्होंने एक म्यूरल पेंटिंग बनाई थी जिसकी लंबाई 81 फीट थी, चौड़ाई 5 फीट थी। और ये कहाँ बनाई थी, ये बनाई थी रविंद्रालय की भारी भित्ति पर। और कब बनाई थी, 1962 व 1963 ईस्वी में। इसके अलावा केजी सुब्रमण्यम लेखक भी थे। क्या थे, लेखक भी थे और कवि भी थे। और क्या थे, और ये प्रिंट मेकर भी थे और कला चिंतक भी थे। प्रिंट मेकर, ये प्रिंट मेकर भी थे। और इसके अलावा और क्या थे, और कला चिंतक भी थे, कला चिंतक भी रहे हैं। एक बार दोबारा से सुनेंगे पूरी लाइन को। चर्चा कर रहे हैं अपन केजी सुब्रमण्यम के बारे में कि केजी सुब्रमण्यम किन किन विधाओं में पारंगत थे। अर्थात ये तो हमें मालूम चल गया कि ये चित्रकार थे,
और चित्रकारी के अलावा और ये कौन कौन सी विधाओं में पारंगत थे, तो देखिए ये चित्रकार के साथ साथ में, अर्थात चित्रकार तो थे ही ये, चित्रकारी के साथ साथ में ये क्या करते थे, मूर्ति शिल्पी भी थे। क्या थे? मूर्ति शिल्पी, यानी कि जो व्यक्ति मूर्तियां बनाने में पारंगत हो तो वो क्या होता है, मूर्ति शिल्पी। तो ये मूर्ति शिल्पी भी थे, अर्थात ये मूर्तियां बनाने में भी पारंगत थे। उसके अलावा ये म्यूरलिस्ट भी थे। क्या थे? म्यूरलिस्ट, जो टाइल्स को चिपकाकर, यानी कि पहले टाइल्स के ऊपर स्केच करके, कलर करके उस टाइल्स को क्या करते थे, टेम्परेचर भट्टी में पकाया जाता था और उसके बाद में उन्हें वो फिक्सेशन हो जाता था, फिक्स हो जाते थे वो कलर, और उन्हें किसी भी भित्ति या दीवार पर उन्हें चिपका दिया जाता था। इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती थी टाइल्स की, तो वो म्यूरल होता है। तो ये म्यूरलिस्ट भी थे। उसके अलावा ये लेखक भी थे, अर्थात ये चित्रों के बारे में लिखते भी थे, लेखक भी थे। ये स्वयं इन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी थी। उसके अलावा ये कवि भी थे, अर्थात चित्रों के साथ साथ में और वातावरण के अनुसार ये क्या करते थे, कविताएं भी लिखते थे। अपने चित्रों के साथ में कविताएं भी लिखते थे, तो इस कारण से ये कवि भी हो गए। और ये प्रिंट मेकर भी थे, अर्थात इन्होंने छापा चित्रण पद्धति पर भी कार्य किया था। प्रिंट मेकर, छापा चित्रण, छापा चित्रण। अब छापा चित्रण में भी कौन कौन सी विधाएं आती हैं, देखिए कास्ट चित्रण, कास्ट छापा चित्रण कहते हैं जिसको, यानी लकड़ी की प्लाई के ऊपर ड्राइंग करके फिर उसे खुदाई करके और उस पर इंक लगा के उसको सीट पर छाप लेते हैं, तो वो हो गया प्रिंट। कौन सा? कास्ट प्रिंट हो गया। उसके अलावा लिनो प्रिंट, जैसे कि लिनो प्रिंट कौन सा? लिनो प्रिंट, चलो मैं आपको ओरिजिनल में ही दिखा देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं प्रिंट। तो देखिए ये कॉलेज का रूम नंबर 220 है और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रिंट के बारे में। आपको ये जो पेंटिंग दिख रही है सामने, ये है लिनो प्रिंट। कौन सा है? लिनो प्रिंट। तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। ये लिनो प्रिंट है, यानी कि लकड़ी की जो प्लाई होती है उस प्लाई के ऊपर चित्र बनाकर उसे आवश्यकता अनुसार खोद कर फिर उसके बाद में इंक लगा देते हैं। इंक लगाने के बाद में उसे शीट पर क्या कर लेते हैं, शीट पर उसका प्रिंट ले लेते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये है लिनो प्रिंट। कौन सा है? लिनो प्रिंट है। लिनो एक रबड़ शीट होती है, उस शीट पर चित्र बनाकर उसे आवश्यकता अनुसार निकाल कर और प्रिंट इंक लगाकर उसे पेपर पे क्या लेते हैं, उसका प्रिंट ले लेते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? वुड कट, लिनो कट और एचिंग प्रिंट। इसके अलावा आपको एक और वुड कट प्रिंट दिखाया जा रहा है, जो सामने आपको एक ये प्रिंट दिख रहा है पेंटिंग, ये है वुड कट प्रिंट। कौन सा है? वुड कट प्रिंट है। तो इसमें भी प्लाई के ऊपर चित्र बनाकर उसे उसका प्रिंट लिया गया है। इस प्रकार से ये कला प्रदर्शनी कॉलेज के रूम नंबर 220 में आयोजित है। इसके साथ ही आपको एक और चित्र दिखाया जा रहा है और वो है एचिंग का, अर्थात वो भी छापा चित्रण पद्धति पर बना हुआ है और जिसको कहते हैं एचिंग। अभी कल परसों कुछ विद्यार्थी पूछ भी रहे थे कि सर एचिंग छापा चित्रण क्या होता है। तो देखिए ये जो पेंटिंग बनी हुई है ये है एचिंग, यानी कि ये जिंक प्लेट होती है। इस जिंक प्लेट के ऊपर ये प्रोसेस होता है प्रिंट लेने का। तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग दिख रही है आपको, ये है जिंक प्रिंट। कौन सा?
जिंग प्रिंट, जिसको एचिंग भी कहते हैं। एच का मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। अर्थात इसमें जो भी लाइंस आपको दिख रही हैं ये सब पहले ड्राई पॉइंट से खुदाई की गई है, फिर इसे एसिड में डालकर इसे क्या किया गया है? एच किया गया है। एच मतलब काटा गया है। फिर उसके बाद इसमें इंक लगाया है। इंक लगाने के बाद में अपने हाथ के अंगूठे से इसे क्या किया है? इसे अंदर तक जाने के लिए प्रेशर लगाकर इसे साफ कपड़े से पोंछा गया है। जो इंक अंदर की तरफ चले जाती है उस इंक को प्रिंट लेने के लिए तैयार किया जाता है, और फिर नमी युक्त कागज़ को क्या करते हैं? इस प्लेट के ऊपर रखकर इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है और इसे रोलर मशीन से एक बार निकाला जाता है। तो पेपर के ऊपर प्रेशर होने के कारण ये पेपर जो खुदी हुई परतें थी उसकी, उसमें आराम से धंस जाता है और अंदर लगी हुई इंक को अपने साथ में बाहर ले आता है। इस कारण से ये प्रिंट लिया जा सकता है। एक प्लेट तैयार होने के बाद में इसके हज़ारों प्रिंट निकाले जा सकते हैं। तो ये है जिंक एचिंग प्रिंट। तो अपन बात कर रहे थे कि ये प्रिंट मेकर भी थे, छापा चित्र जिसमें कास्ट, एचिंग, लिनो और उसके अलावा और भी अनेक धातुओं को जैसे एल्युमिनियम, तांबा और सिल्वर आदि की प्लेट के ऊपर प्रिंट लिया जा सकता है। इसके साथ ही ये कला चिंतक भी थे, यानी कि कला के ऊपर तर्क वितर्क करना, कौन सी कला सही है, कौन सी श्रेष्ठ है, किस कला को आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन इनके माइंड में चलते रहते थे। तो दोबारा सुनो एक बार कि ये चित्रकार के साथ साथ में मूर्ति शिल्पी, म्यूरलिस्ट, लेखक, कवि, प्रिंट मेकर तथा कला चिंतक भी थे। कला चिंतक भी रहे हैं। अब चर्चा करते हैं अपन इनके प्रमुख चित्रों के बारे में कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। आइए चर्चा करते हैं इनके प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र तो देखिए के.जी. सुब्रमण्यम के प्रमुख चित्रों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चित्र बनाए, लेकिन जो मोस्टली हैं यानी मुख्य रूप से जो फेमस चित्र हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इनके चित्रों के बारे में। इनका एक चित्र था ताज पर बेला वादन। कौन सा? ताज पर बेला वादन। कौन सा? ताज पर बेला वादन एक इनका फेमस चित्र रहा है, ताज पर बेला वादन। उसके अलावा शिव पार्वती। कौन सा? शिव पार्वती। शिव पार्वती नामक चित्र भी इन्होंने बनाया था। उसके अलावा बनारस के घाट भी इन्होंने बनाए। बनारस नाम का चित्र भी इनका फेमस चित्र रहा है। उसके अलावा राधा रानी नामक भी चित्र भी बनाया। राधा रानी नामक चित्र भी इन्होंने अपनी लाइफ में बनाया। उसके अलावा और कौन से चित्र बनाए? शिकारी बनाया। कौन सा? शिकारी नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। शिकारी के अलावा और कौन से चित्र बनाए? इन्होंने बनाया बच्ची जनती हुई महिला, यानी कि बच्चे को जन्म देती हुई महिला का चित्र भी बनाया। बच्ची
जनती हुई महिला। समझ गए ना आप इस चित्र का नाम, यानी कि बच्चे को जन्म देती हुई महिला, बच्चे को जन्म देती हुई महिला का चित्र भी इन्होंने बनाया था। बच्ची जनती हुई महिला का चित्र भी इन्होंने बनाया। उसके अलावा इन्होंने बेसिक यानी कि जो दैनिक दिनचर्या से संबंधित चित्र है उनको भी बनाया, जैसे कि बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ का चित्र भी बनाया। दूध पिलाती हुई माँ, दूध पिलाती हुई माँ नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। इसके अलावा बच्चे पालती हुई महिला को भी बनाया। बच्चे पालती हुई महिला, बच्चे पालती हुई महिला। तो इस प्रकार से बच्ची जनती हुई महिला यानी कि किसी भी बच्ची का जन्म होते हुए महिला को दिखाया। दूध पिलाती हुई महिला को दिखा दिया। बच्चे को पालती हुई महिला को दिखा दिया। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए। इसके अलावा और इनके चित्र बागवानी करती हुई स्त्री, बागवानी करती हुई यानी कि बाग बगीचे में जो काम करते हैं ना, बगीचों की रखवाली करते हैं, बगीचों में साफ सफाई, पानी देना, तो ये सब क्या है, बागवानी के अंतर्गत आता है। तो बागवानी करती हुई स्त्री का चित्र भी इन्होंने बनाया। उसके अलावा नल से पानी भरती हुई स्त्री को भी इन्होंने अपने चित्रों में बनाया। नल से पानी भरती हुई स्त्री, नल से पानी भरती हुई स्त्री को भी इन्होंने बनाया। बागवानी करती हुई स्त्री, नल से पानी भरती हुई, यानी कि कोई पनघट का दृश्य इन्होंने बनाया होगा जिसमें से नल से क्या कर रही है स्त्री, पानी भर रही है। बाजार से सौदा खरीदती हुई, बाजार से सौदा खरीदती हुई, बाजार से सौदा खरीदती हुई, बाजार से सौदा खरीदती हुई स्त्री को भी इन्होंने बनाया। उसके अलावा अखबार पढ़ती, संघर्ष करती, दंगों का शिकार बनती हुई स्त्री, खाकी चित्र श्रृंखला, और इसके अलावा फुसेरा पल्ली और 3 परियों की कहानी आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। इधर लिखेंगे फुसेरा पल्ली, 3 परियों की कहानी, 3 परियों की कहानी नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। खाकी चित्र श्रृंखला, कौन सी, खाकी चित्र श्रृंखला, खाकी चित्र श्रृंखला भी इन्होंने अपनी लाइफ में बनाया। इसके अलावा दंगों का शिकार बनती हुई स्त्री को बनाया। दंगों का शिकार बनती हुई स्त्री का चित्र भी इन्होंने अपनी लाइफ में बनाया। और कौन कौन से चित्र बनाए, संघर्ष करती हुई महिला का चित्र भी इन्होंने बनाया। कौन सा, संघर्ष करती हुई महिला, संघर्ष करती हुई स्त्री, यानी कि स्त्रियों से संबंधित अधिक चित्र इन्होंने बनाए थे। अखबार पढ़ती हुई, कौन सी, अखबार पढ़ती हुई महिला, अखबार पढ़ती हुई महिला। और भी इनके बहुत सारे चित्र हैं। तो देखिए एक बार वापिस से अपन इनके चित्रों के बारे में चर्चा करते हैं।
के.जी. सुब्रमण्यम के प्रमुख चित्रों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इनके प्रसिद्ध और प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? देखिए, ताज पर बेला वादन, ताज पर बेला वादन, शिव पार्वती, बनारस, राधा रानी, शिकारी, बच्ची जनती हुई महिला यानी बच्चे को जन्म देती हुई महिला, उसके अलावा दूध पिलाती हुई माँ, बच्चे पालती हुई महिला, अखबार पढ़ती हुई महिला, उसके अलावा संघर्ष करती हुई स्त्री यानी कि कोई स्त्री है वो अपनी लाइफ में कठिनाइयों का क्या कर रही है? संघर्ष कर रही है उनका। फुसेरा पल्ली, तीन परियों की कहानी यानी कि एक कहानी में इन्होंने तीन परियों को दर्शाया गया है, तो उससे संबंधित चित्र भी बना दिया। उसके अलावा खाकी चित्र श्रृंखला, कौन सी? खाकी चित्र श्रृंखला, दंगों का शिकार बनती हुई स्त्री यानी कि कभी कभी आपत्ति के समय स्त्रियों को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस दृश्य को भी इन्होंने बनाया। दंगों का शिकार बनती हुई स्त्री, बागवानी करती हुई स्त्री, नल से पानी भरती हुई स्त्री और बाजार से सौदा खरीदती हुई स्त्री। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे रेखा चित्र भी बनाए और अन्य चित्र। तो आइए मैं आपको इस स्क्रीन के माध्यम से बता रहा हूँ कि इनके और कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। तो देखिए आप एक एक चित्र के बारे में।
तो आपने देखा इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। तो ये थी आज के इस लेक्चर की जानकारी। बाकी इनकी प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में, प्रमुख सम्मानों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आशा की जाती है कि आज जितना भी इस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया वो आपको स्पष्ट शब्दों में और चित्र के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं इसी प्रकार से आपको समझ में आता रहे। अब मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।